गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। यदि आप चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में बेस्ट तैयारी करना है तो क्लास 9th और 10th का एससीईआरटी का किताब और एनसीईआरटी का किताब पूरा एकदम घोर के पी जाइए, क्योंकि उसी से 90% प्रश्न मैच कर रहा है और लड़ रहा है। आइए आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र 40 प्रश्नों का हम लोग उत्तर देखेंगे और ये क्लास 9th और 10th में बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए शुरुआत किया जाए प्रश्नों को। पहला ही प्रश्न है, नीचे 3 कथने दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन तथा अन्य कारण 1 तथा 2 है। अब इसके बारे में आपको पढ़ करके जवाब नीचे देना है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ही प्रश्न थोड़ा लेंदी कर दिया। अभिकथन है, लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा। कारण, न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है। ये लोकतंत्र को संभव कैसे बनाती है? अन्याय के प्रति मानव का झुकाव लोकतंत्र को अवश्य बना देता है। तो ये दोनों के दोनों कारण सही नहीं दिख रहे हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए। निम्न में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है, यह संदेह से परे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीले ने कहा था। किसने कहा था? सीले ने कहा था। और हाँ दोस्तों, अगर इतिहास और भूगोल क्लास 9 10th बीपीएससी टीआरई 3 का आपको आंसर की यानी प्रश्न का उत्तर देखना है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ और प्लेलिस्ट भी है। बीपीएससी टीआरई का जो प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के आधार पर, और प्रीवियस प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला, सबसे गरीब, सबसे मूर्ख, सबसे अयोग्य लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र, ये बात किसने कहा था? तो ये लाइकी ने कहा था, यानी एक का एक ही होना चाहिए। अब देखिए मैं ऑप्शन कैसे पकड़ना सिखा रहा हूँ। एक का एक कहीं है, तीनों ऑप्शन में नहीं है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी में ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ये 2 ऑप्शन काफ़ी परेशान करता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तुक्का कैसे मारना है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऐसे प्रश्नों का जवाब ज़्यादातर उम्मीद होता है कि इनमें से सभी हो जाए। यह अधिक उत्तरदायी शासन का रूप है, सही है। भारत में लोकतंत्र ने शासन को खाद्य सुरक्षा हेतु जवाबदेह बना दिया है, सही है। लोकतंत्र अपेक्षा करता है कि शासक को लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे, बिल्कुल। संविधान क्या कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या कहता है कि हम अपना जेब भरें, कि जनता के अकॉर्डिंग, जनता के बातों पे ध्यान दें और जनता का कार्य करें, जैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र करें। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ऐसे प्रश्नों का जवाब एक से अधिक होना ही चाहिए। चलिए 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है? तो ये चीज़ कहा था GDH कोल ने। किसने कहा था? GDH कोल ने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है, बिल्कुल सही है ये वर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? तो ये किसका विचार था? तो ये था
अल्फ्रेड स्मिथ का ये विचार था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत में भारतीय वन्य सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये 1864 में आई थी। चलिए 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था? तो ये द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून में है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। लोकतंत्र की तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ऐसे प्रश्न का जवाब मैं बोला ना कि ज़्यादातर चांस होता है कि ऑप्शन डी ही हो जाए, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्रों के अनुकूल है? तो इसका भी जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लोकतंत्र लंबे समय में अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। लोकतंत्र तत्कालीन कार्यकुशलता का ह्रास पाया जाता है लोकतंत्र में। अधिनामवाद के चयन के स्थान पर लोकतंत्रों के अंतर्गत आवश्यक सुधारों के लिए किए जाना आवश्यक है। तो देखिए, इसका जवाब जो होना चाहिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका भी जवाब क्या होना चाहिए? उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो देखिए, संसदीय सर्वोच्चता भारत में ही इस सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में। भारत में पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? यानी पिछड़े वर्गों के लिए एक समिति का गठन हुआ था और वह समिति था विजय केलकर समिति। तो काका केलकर, इसका भी जवाब ऑप्शन डी ही हो जाएगा, काका केलकर की समिति। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? तो इसका तो आंसर हो जाएगा जूनागढ़ की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो था केवल ऐसी नीतियों का निर्माण करना जो भारत को गरीबी से मुक्ति पाने में सहायक हो, केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न कहता है, निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन सी अपेक्षा थी? मतलब गांधी जी स्वतंत्र भारत के संविधान से क्या चाहते थे? यह भारत को दासता एवं संरक्षण से मुक्ति दिलाने वाला होगा। देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य से रहने चाहिए। महिलाएं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपभोग करेंगी। तो ये तीनों का तीनों जवाब सही है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के मौलिक अधिकारों में। देखिए, ये जो सेशन मैं करा रहा हूँ ये केवल 9th-10th के लिए ही नहीं है, 6 to 8 के लिए भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, और 1 to 5 वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जनरल पेपर वालों के लिए, पीआरटी के लिए और मिडिल स्कूल के लिए, साथ ही साथ पीजीटी के लिए भी। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी का गहन अध्ययन कीजिए और उसका खुद से पॉइंट आउट लिखिए सभी मेन चीज़ों का। बाकी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, अन्य स्रोतों से जैसे यूट्यूब हो गया,
हर जगह से आपको नॉलेज गेन करना है और जा कर के परीक्षा में 100+ स्कोर करना है और अपना सिलेक्शन पाना है, क्योंकि अब स्कोर कम होने वाला नहीं है। बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं यहाँ पटना में, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पटना में ही रह के मेहनत होगा, कहीं रह कर के भी आप 110 115 अंकों तक पहुँच सकते हैं। 120 में 110 तक आराम से पहुँचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत दिल से करना होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। हम लोग किसी संविधान के मौलिक अधिकारों का 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत को संविधान निर्माती सभा की क्रियात्मक समिति कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का कौन सदस्य था? कह रहा है प्रारूप समिति के सदस्य का पूछ रहे, अध्यक्ष पूछता तो इनमें से कोई नहीं होता, यानी भीमराव अंबेडकर हो जाते। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, हम लोग यही याद करते हैं। लेकिन ये प्रश्न कर रहा है कि प्रारूप समिति का कौन सदस्य था? तो एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, टीटी कृष्णमाचारी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है, हिंदी भारतीय संघ की राज्य भाषा होगी, प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्णय किया गया था? तो ये तो आप आसानी से आंसर पकड़ सकते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। तो 14 सितंबर एक ही ऑप्शन में है, यानी 14 सितंबर 1949 को। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ मैं NCERT टेक्स्ट बुक जो है बिहार बोर्ड का 9th-10th का, वो मैं कैसे आपको कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से। गणित, रीजनिंग, चाहे वो PRT हो या मिडिल स्कूल हो या TGT हो। PGT को मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं खुद नहीं जानता तो क्या पढ़ाऊँ। तो PGT के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी तो पढ़ा ही सकता हूँ 11th-12th को, क्योंकि पढ़ के पढ़ाना है। किताब रोज़ स्टडी करना है, उसके बाद वहाँ से प्रश्न को सेट करना है और कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। और मैं खुद एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ BPSC TRE में। हाँ, ये जान लीजिए मैं PRT का टीचर हूँ, क्योंकि B.Ed किया नहीं था, DLED था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल, आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बताया था? तो ये किसने बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनविले ऑस्टिन ने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? तो ये व्यक्तियों की गरिमा के बारे में, राष्ट्र की एकता, ये भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। ऐसे ही दिख रहा है कि 21 का क्या हो जाएगा? भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? लोगों के समान एवं अवसर के बारे में। तो ऊपर में से एक से अधिक होगा इसका जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है? तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? तो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक रूप के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह प्रकृति के गत्यात्मक है तथा प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल खाता है। सही है। यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है। ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसकी प्रमुख विशेषता जो है
ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका भी सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों का जवाब चांस रहता है कि एक से अधिक ही हो जाए। चलिए 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भविष्य के नेताओं का चयन मार्ग प्रशस्त करता है। यह राजनीतिक व्यवस्था को लंबे समय में कार्य करने हेतु अच्छे से अच्छा बनाते हैं। यह लोगों की उनकी सेवाओं हेतु पुरस्कृत करने अथवा ऐसा न करने वालों को दंडित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 नंबर देखते हैं प्रश्न। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है? तो ये तीनों के तीनों हो जाएगा, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए लगातार प्रश्नों का आंसर डी आ रहा है, माने लगातार कंटिन्यू 2 से 3 4 प्रश्नों का ऑप्शन डी आ रहा है। अगर हम वहाँ तुक्का मारेंगे ए बी सी डी तो आंसर गलत हो जाएगा। ये एग्जामिनर इतना सोच करके प्रश्न पत्र सेट करता है ना और उत्तर, कि अगर आपको गहन अध्ययन नहीं किए हैं तो सही जवाब आप तुक्का मार के नहीं दे सकते हैं। हाँ, तुक्का कहाँ लगाना है इस पे चर्चा हम लोग पढ़ाई के बाद लास्ट में जब कम समय रहता है तब बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित है? तो ये बोडो और डोंगरी, उड़िया और सिंधी, नेपाली और संथाली, सभी के सभी। तो ऑप्शन डी इसका भी जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितनी सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है? तो 1/3, 1/3 सी आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। पिछली जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संविधान द्वारा निर्मित किया गया था? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और ये 89th अमेंडमेंट के तहत संशोधित किया गया था, निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची? तो शपथ तो 3य अनुसूची में है, बी हो जाएगा इसका जवाब। आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि के बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसको आपातकाल के रूप में जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अब आखिरी पेज पे हम लोग चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सेशन देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें कि जैसे मैं वीडियो डालूं बीपीएससी टीआरई 4 पर तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। और एससीईआरटी एनसीईआरटी के तो मैं बारे में जो चर्चा कर रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट कराऊंगा चैप्टर वाइज, कम से कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा हम लोग उठाएंगे, और वो भी बिना किसी फ़ी के। ठीक है, बिना किसी फ़ी के। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन से तो एक प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिलता ही है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, भारत में एकल राज्य की विधान परिषद की
कृत संख्या कितनी हो सकती है? तो 1/3 हो सकती है। कितनी? 1/3। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध भी उपलब्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष के तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बना दिया गया, यानी शिक्षा का अधिकार। निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की प्रमुख चुनौती कौन सी है? तो 39 नंबर का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न 40 नंबर पॉलिटी का। और देखिए जनरल पेपर में भी 8 पॉलिटी आपको देखने को मिलता है, चाहे वो 6 to 8 हो या 9 10th हो या 11 12th हो। ठीक है, तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं मन से पढ़िए और अपना सिलेक्शन पाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? बताइए। तो 40 नंबर का भी आंसर हो जाएगा डी। देश में वैध, जिम्मेदार एवं उत्तरदायी सरकार का गठन होना, देश में आर्थिक विकास और असमानता एवं गरीबी का ह्रास होना यानी कमी होना, यानी 9 के बराबर होना, नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक विभिन्नताओं हेतु देश में अनुग्रही शासन का अस्तित्व होना। तो ये बिल्कुल इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मैथ्स की तैयारी किस बुक से करें, कैसे करें, कहाँ से करें, अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग अवश्य जुड़ें इस चैनल के माध्यम से। मैं उसका वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ कि कैसे मैथ पढ़ना है और मैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। प्रीवियस बीपीएससी टीआरई के 1 2 3 के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, और बारी बारी से चैप्टर वाइज भी आपको क्लास मिल रहा है। उसके बाद मॉडल सेट मिलेगा, और यहाँ से आप 30 से 40 दिन के अंदर एक बेहतर फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं और 100+ स्कोर कर सकते हैं। कब? जब आप मन से पढ़िएगा तब। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर।